चलो आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का जो है ना प्रमेय 1.2 1.2 है। तो पहले प्रमेय का नाम क्या है इसका? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है? अंक गणित के। ये प्रमेय किसने दिया था? इसका नाम जो है ना एक गणितज्ञ है जिसका नाम है, देखो तुम लोगों को चित्र दिया होगा इसका, ठीक है ना, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम है इसका? ठीक है ना। ये एक महान गणितज्ञ है। क्या है? एक इसका जो गिनती होता है, जैसे न्यूटन का तुमने नाम सुना होगा, न्यूटन का नाम सुना है ना, न्यूटन हो गया, और आर्किमिडीज, आर्किमिडीज का नाम सुना है? तुम लोग 9th क्लास में विज्ञान में आर्किमिडीज के बारे में बताए थे। आर्किमिडीज के बारे में पढ़ा होगा तुम लोग, है ना, 9th क्लास में, ठीक है। तो आर्किमिडीज और न्यूटन में भी इसका गिनती आता है। और इसको जानते हो गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। किसको? अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाए, तो क्या नाम दोगे? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम दोगे? ठीक है ना। इसी ने सबसे पहले जो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में बताया था। इसने, अगर कोई पूछेगा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में किसने बताया था, क्या नाम दोगे इसका? कार्ल फ्रेडरिक। कार्ल्स इसका नाम है। क्या है? कार्ल्स फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम है इसका? ठीक है ना। इसको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसका जो गिनती होता है, महान गणितज्ञ जो न्यूटन है, आर्किमिडीज है, उसमें भी इसका गिनती होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसने कौन सा थ्योरम दिया था? इसने ये कौन सा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इसने क्या बताया था इसने, ठीक है ना। लेकिन हालांकि इसके बारे में हमको जानकारी जो है ना, मतलब कि तुमने यूक्लिड के बारे में पढ़ा होगा, यूक्लिड में भी इसका जानकारी मिलता है। यूक्लिड ने एक पुस्तक लिखा था एलिमेंटस, यूक्लिड ने एक पुस्तक लिखा था एलिमेंटस, ठीक है ना, उसमें भी इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले जो है इसने एक किताब लिखा था जिसका नाम है, जिसका नाम दिया हुआ है, समझे, इसमें इसका नाम दिया है, किताबों का नाम इसमें डिस्क्विशांस अर्थमेटिकी, डिस्क्विशांस अर्थमेटिकी, ठीक है। इसने कौन सा किताब लिखा था? ये जो नाम बताए, कार्ल्स फ्रेडरिक गॉस ने कौन सा किताब लिखा था? इसने नाम याद रहेगा, डिस्क्विशांस अर्थमेटिकी, डिस्क्विशांस अर्थमेटिकी। ये पुस्तक किसने लिखा था? कार्ल्स फ्रेडरिक गॉस ने। किसने लिखा था ये? इसी में उसने ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में चर्चा किया था, ठीक है ना। और ध्यान रखना, इसको अंकगणित है ना, इसको गणितज्ञों का राजकुमार कहा था। क्या कहा था इसका? इसका गिनती किसमें आता है? न्यूटन या आर्किमिडीज जैसे महान गणितज्ञों में भी इसकी गिनती आती है, ठीक है इसमें। इसलिए एक महान गणितज्ञ था, इसी ने ये थ्योरम दिया था। इसने थ्योरम में ये क्या बताया है, इसको पहले ध्यान से समझना है, ठीक है। ये थ्योरम के आधार पे हम इस चैप्टर का सारे सवाल को सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो थ्योरम में क्या लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड तथा यह अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये प्रमेय क्या है तुम्हारा? प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है ना। पहले ये समझने की प्रमेय में लिखा है क्या है, क्या लिखा है? प्रत्येक भाज्य संख्याओं, क्या लिखा है यहाँ? तो पहले जानते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है, कोई बता सकते हो? सब मैंने भाज्य संख्या के बारे में बताएंगे, पहले सारा का डिफिनेशन लिखा दिया, ठीक है। दो भाज्य संख्या है, पहले भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से, तो कहां से संख्या शुरू होता है? 2 का गुणनखंड 2 से अधिक होगा। 2 का अगर तुम गुणनखंड करते हो तो 2 से भाग लगेगा तो 2 ही गुणनखंड हुआ इसका। फिर कैसे भाज्य संख्या ये हो गया? भाज्य संख्या वो होता है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे 4 से शुरू होगा, 4 से 4 मतलब 2 दूना 4, फिर 2 से 1, इसका 3 गुणनखंड हुआ, 2 से अधिक हुआ कि नहीं। हमेशा याद रखना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होता है? 4 होता है, ठीक है। 2 कभी भी भाज्य संख्या, बताओ कि भाज्य संख्या उसी भी कहते हैं कि दूसरी संख्या से भाग लग जाए, स्वयं और एक को छोड़कर,
किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए। जैसे कि 2 अगर तुमने बताया तो 2 में बताओ कि 2 और 1 को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाग लगेगा, कैसे भाग संख्या हुआ। 4 में देखो, 4 में 4 से तो लग जाएगा, 1 से लगभग करेगा, 1 से और स्वयं से लग रहा है, लेकिन 2 से भी तो लग रहा है यहाँ। 4 के बाद अगला कौन सा भाग संख्या होगा? 6 होगा, 6 के बाद 8, उसके बाद 9, 10, ये सब होगा कि नहीं? 12, 14, 15, ये सब भाग संख्या क्या है सब? अगर तुम उसका गुणनखंड करोगे तो 2 से अधिक गुणनखंड होगा। कितना होगा? तो हल्ला नहीं करोगे। सबसे पहले ये भाग संख्या समझ में आया, भाग संख्या क्या होता है? और अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। भाज्य संख्या क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याओं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे। तो अभाज्य संख्या कहां शुरू होता है? 2 से। कहां शुरू होता है? 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, इसके बाद 17। इस तरह से तुम लोगों को बोले थे ना 100 तक लिखने के लिए। 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना है? 25 को बताए थे, ठीक है ना? तुम लोगों ने लिखा था ना इसको। हमेशा देखो यहाँ समझना है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। जो भी भाज्य संख्या है अगर उसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसमें सारे अभाज्य संख्या ही आएगा, उसमें सारे अभाज्य संख्या आएगा। और आगे क्या लिखा है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कहने का मतलब इसमें ये जो अभाज्य संख्या आएगा ये क्या? अद्वितीय का मतलब इसमें इसको तुम कुछ नहीं कर सकते, इसमें किसी भी दूसरे संख्या से भाग, जैसे कि जो भी तरह का अभाज्य संख्या उसमें आएगा, इसको किसी दूसरे संख्या से तुम भाग नहीं दे सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। समझ रहे हैं ना? अगर हम कोई गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, उसमें जो गुणनखंड आएगा उसमें उसको हम किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। और ध्यान रखना दूसरा पॉइंट ये है कि भाज्य संख्या उसी को कहते हैं, भाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसका गुणनखंड अभाज्य संख्या हो। भाज्य संख्या उसी संख्या कहते हैं जिसका गुणनखंड क्या हो? भाज्य संख्या उसी संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड क्या हो? अभाज्य संख्या हो। अगर हम एक संख्या देंगे यहाँ, जैसे कि मान लिया कि हमने एक कोई संख्या लेते हैं, चलो 60 ले लिया, ठीक है ना। अगर इसका कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है ना, तो हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसको इसमें क्या करेंगे, इसको गुणनखंड जैसे करते हैं ना, इस तरह से तुम लोग बनाया होगा बच्चे में, ठीक है ना, सवाल बनाया होगा। इसको पहले भाग देंगे, ठीक है, यहाँ से भाग देंगे। तो पहले देखना है किससे भाग लेगा। इसमें तो 2 से लगेगा, 2 से भाग लेगा तो भागफल कितना आएगा? 30 आएगा कि नहीं? यहाँ 30 लिखेंगे। फिर किससे भाग लगेगा? 2 से। भागफल कितना आएगा? यहाँ 15। फिर कितना से लगेगा? 3 से। भागफल कितना आएगा? 5 आया ना। अब तो किसी से लगेगा, 5 में किसी से लगेगा भाग है? एक अभाज्य संख्या है, एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ। इसमें बताओ कि 2 क्या अभाज्य संख्या है? ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या। बताओ इस सब संख्या में किसी अन्य संख्या से भाग दे सकते हैं? इसलिए क्या है? अद्वितीय है। क्या है ये? अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा कोई नहीं। अद्वितीय का मतलब जैसे कि महात्मा गांधी एक अद्वितीय व्यक्ति थे, इसका मतलब क्या हुआ कि महात्मा गांधी की तरह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। अद्वितीय का मतलब समझ रहे हो ना, कि कोई दूसरा नहीं, केवल एक। इसमें जो आएगा सिर्फ अभाज्य संख्या आएगा। क्या आएगा? उस संख्या को हम तुम किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दे सकते हो। 5 को किसी से भाग दे सकते हो? 1 से और स्वयं से तो लग जाएगा, लेकिन दूसरी संख्या भाग लेगा। इस ध्यान रखना कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही है, ठीक है ना। जितना भी हमने जो भी संख्या तुमको प्राप्त होगा, इसमें इसका जो है ना, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड करोगे, इसमें सब में खाली अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा, कोई भाज्य नहीं। कि बहुत बच्चा क्या करता है कि भाग दे दिया, जैसे कि हमने 100 से भाग दे दिया, इसमें दे देगा यहाँ से क्या करेगा, 4 से भी तो भाग इसमें लग जाता है, 4 से भाग लगा देगा। लेकिन 4 कभी यहाँ से अगर तुमने 4 से भाग लगाया, 4 कभी अभाज्य गुणनखंड होगा? कोशिश इसमें उसी से भाग देना है जो कि अभाज्य संख्या है। कभी भी भाज्य संख्या से गुणनखंड करने का कोशिश मत करना, ठीक है ना। ये तो सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये सवाल सबको समझ में आया ये? और इसी का प्रमेय का प्रयोग करके जितना भी चैप्टर का सवाल है सारे सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो मान लें कि ये सवाल देखो बनता कैसे है। देखो एक सवाल हम लेते हैं, जैसे कि मान लें एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे लेते हैं एक, जैसे प्रमेय का प्रयोग करके
देखो रे, सबसे पहले जानना है कि ये परमेय सबको समझ में आ गया होगा। ये परमेय क्या है, यानी ये परमेय में सीधा सीधी क्या समझना है, कोई भी भाज्य संख्या हो, अगर उसको गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, उसमें सारे क्या होगा, अभाज्य संख्या ही आएगा। क्या आएगा इसमें, अभाज्य संख्या आएगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या समझा, कोई भी भाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, कोई भी भाज्य संख्या गुणनखंड क्या होगा, उसका अभाज्य गुणनखंड में सारे अभाज्य संख्या ही आएगा। अगर उसमें सारे अभाज्य संख्या आता है तभी वो संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, किसी भी संख्या का गुणनखंड में सारे अगर अभाज्य संख्या आता है तो वो क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है वो संख्या, इसको इतना सबको समझ में आ गया। अब इसके आधार पर सवाल बनवाएं। देखो इसके आधार पर एक सवाल हम बता देते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं हम लोग, इसको सारे परमेय उतार लिया ना, इसको परमेय को सिर्फ सीखना है कि परमेय क्या है, इसको सिद्ध नहीं करना है, ठीक है। इसमें तो चलो एक सवाल तुम लोगों को देंगे बनाने के लिए, ठीक ना। इसमें तो मान लिया कि एक सवाल हम उदाहरण से ही ले रहे हैं। उदाहरण में एक सवाल है तुम्हारा कि 32,760, ठीक है। इसका बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तुम लोग ज्ञात करके दिखा सकते हो 32,760 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसको पहले तुम लोग बनाओ तो देखते हैं। चलो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड देखो कैसे निकालते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहला देखो क्या है कि 32,760 है ना, तो सबसे पहले देखना है कि इसमें किससे भाग लग जाएगा। इसमें 2 से लगेगा। देखो अंत में अगर 0 हो, देखो ध्यान, अंत में अगर संख्या 0 आता है वो जरूर है कि 2 से भाग लग ही जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से भाग लगेगा तो भागफल कितना आएगा इसमें देख सकते हो तुम। अगर नहीं आता तो साइड में कर लोगे ऐसे, ठीक है ना। 2 से अगर भाग लग गया, इसमें 32 हो गया 760, 2 से भाग दर दे दो, ठीक है ना। 2 का 2 हो गया, 1 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, ठीक है। कट गया, फिर 7 उतरा, 2 2 तिया 6, 1 हो गया, फिर हो गया तुम्हारा 6, 2 8 16, फिर 0 उतरने लगा वक्त सुनना। देखो इतना आया होगा तुम्हारा, इतना आया ना। तो यही भागफल को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। भाग जानते हो ना इस तरह सभी, तो भाग अगर जानते हो, अगर तुम भाग दिया तो जो भागफल ये आया इसी को यहाँ लिखा जाता है, ठीक है ना। इसमें तो 16 कितना हो गया, 16 380, फिर 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 से भाग लगेगा कितना आएगा, 2 8 16 और 2 का 2, 2 9 18, यही ना आएगा। फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लगे कितना होगा, 2 चौके 8, ठीक है ना। फिर 0, देखो 2 से भाग लगे फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 9 18 और 2 5 10। अब किससे भाग लेगा, 3 से। 3 से भाग कितना आएगा यहाँ, 3 का 3 कितना 13 65, ये ना आएगा। तुम लोग 3 से भाग दोगे तो भाग देखना भागफल कितना आता है, वही भागफल को यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर किससे लगेगा, 3 से भाग कितना आएगा 455, फिर 3 से भाग 3 से लगेगा 5 से लगेगा, 5 9 45 हो गया, 5 का 5, ठीक है। फिर किससे लगेगा 7 से 13, ठीक है। तो यहाँ तक तो आ गया। 13 में किससे भाग लगेगा, 13 में लगेगा किससे भाग, तो छोड़ देंगे। भाग लगना बात हो गया, छोड़ देंगे इसको। इसको कैसे लिखोगे तुम लोग, अभी बैठो तो कैसे लिखोगे इसको, तो 32,760 बराबर क्या लिखोगे, कितना आया 2 गुना 2 गुना 2 और 3 आया है, 3 गुना 3 और 5 एक बार आया 5 ना, 5 गुना 7 गुना 13, ये आया ना इसको। तो इसको क्या करना, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो 2 कितने बार आया है, तो 2 पर पावर 3 और 3 कितने बार आया है, तो 3 पर पावर 2, ठीक है ना। इधर एक के बार आया है, एक भी बार आया है, 5 गुना 7 गुना 13। ये तुम्हारा आंसर हो गया तुम्हारा। इस तरह सवाल तुम लोग बना सकते हो। तो चैप्टर का 1 नंबर सवाल बना के दिखाओ सब। तो चैप्टर का 1 नंबर सवाल बना के दिखाओ। देखो रे, अब अगर मान लें कि इसको इस तरह के गुणनखंड को गुणनखंड वृक्ष के रूप में अगर व्यक्त करना हो
हालांकि ये सवाल आता नहीं एग्जाम में, ठीक है, लेकिन जानना जरूरी है कि अगर पुस्तक में दिया हुआ है तो जानना जरूरी है। अगर हम इसी गुणनखंड को गुणनखंड वृक्ष के रूप में देखो कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, गुणनखंड वृक्ष के रूप में, तो वृक्ष के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, तो ये गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष इसको बोलते हैं गुणनखंड, गुणनखंड वृक्ष हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखो 32,760, ठीक है। 3260 पहले बार किससे भाग लगाया था, 2 से भाग लगा था ना, तो इधर क्या पहले इसको इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, इसको बॉक्स में डाल दिए इधर, और इससे जो है भाग लगा कितना आया था तुम्हारा, 2 से अगर भाग लेंगे कितना आया था, 16,380 आया था ना। इसको भी इस तरह से बॉक्स में बंद कर दी, ठीक है। अब फिर इसमें, ठीक है, इसमें जो है ना शाखा जो निकलेगा, इसमें तो शाखा निकलेगा नहीं, निकलेगा, इसी में शाखा निकलेगा। फिर इसमें किससे भाग दिया तुमने, 2 से भाग दिया, 2 को बॉक्स में कर लिए, फिर 2 से भाग दिया कितना आया, 81 90 ना आया था। इसको फिर बॉक्स में बंद कर लिए, फिर ये तो इसका इसमें शाखा निकलेगा, इसमें शाखा निकल सकता है, फिर इसको किससे भाग देंगे, फिर 2 से लगा है, फिर 2 से कितना आएगा, 2 से 40 95, ठीक है। फिर इसमें शाखा निकलेगा, फिर इसको किससे भाग देंगे, 3 से, यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 से कितना आया था, 13 65, ठीक है, इस तरह से आ गया। फिर देखो इसमें 13 65 आया ना, यहाँ हम लिख देते हैं 13 65, ठीक है। इसमें शाखा निकलेगा ना, इसमें फिर किससे लगेगा, 3 से, यहाँ 3 कितने आया था इसमें 455, ठीक है। फिर इसमें किससे लगेगा, 5 से, 5 से कितना आएगा 91, यही ना। फिर इसमें लगेगा कितना, 7 से, 7 से लगेगा, इधर 13 हो गया। अब शाखा निकलेगा इधर, अब कोई शाखा निकलेगा, इसको बोलते हैं वृक्ष गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको, अगर तुमको आएगा एग्जाम में, अगर आज मतलब आता तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आ जाए कि वृक्ष गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, वृक्ष गुणनखंड द्वारा अभाज्य, तो कैसे करोगे, वही तरीका तो वही है, ठीक है ना, लेकिन इसमें इस तरह से तुमको शाखाएं निकालते हुए आगे बढ़ना है, समझ में आया, ये शाखाएं निकलते हुए आगे बढ़ना है, तो समझ में आया सबको, ठीक है ना। तो अब तुम लोग बनाओ, चैप्टर का सवाल बनाओ, बनाया, तो इसको जो है, इसको ये जो वृक्ष गुणनखंड जो बताए थे, इसको हमने गुणनखंड के, अगर बनाने के बाद इसको गुणनखंड के रूप में भी लिख दिया करो, ठीक है ना। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13, ठीक है ना। इसको लिख देंगे, फिर 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13, ठीक है ना। इसको इस तरह से गुणनखंड के रूप में वृक्ष का ट्री बनाओ, तो लास्ट में इसको गुणनखंड के रूप में इस तरह से लिख दोगे, ठीक है। अब देखो तुम लोगों का चैप्टर का हमने है ना, एक सवाल बनाते हैं, ठीक है, 1.2 का 1 नंबर का सवाल। 1 नंबर में सवाल में क्या कह रहा है, इसमें सबसे पहला संख्या 140 का, 140 है ना, 140 का हमको क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। बिल्कुल सरल सवाल है, ठीक है ना। इसमें तो 140 सबसे पहले लिखेंगे, ये 1 नंबर का 1 नंबर सवाल है, ठीक है। चैप्टर का एक्सरसाइज हो गया तुम्हारा 1 पॉइंट कितना, एक्सरसाइज 1.2 का 1.2 का 1 नंबर सवाल का 1 नंबर है, कितना है 140 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। इसमें कितना 2 से लगेगा ना भाग, 2 से भाग लेगा कितना आएगा, भागफल कितना आएगा तुम ही बताओगे, ये बोल रहा है मेरे से नहीं बना है, कितना आएगा भागफल, 2 से भाग दो 140 में कितना आता है, देखता है रे, मैं देखना मतलब 2 से भाग दिया अगर 140 में कितना आएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, कट गया, 0 आया नहीं, मगर 70 होगा कि नहीं बताओ, तो 70 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 से भाग ले कितना आएगा 35 आएगा, फिर 5 से लगेगा 5 सत्ते 35,
तो फिर इसको लिख देंगे इसको 140 बराबर कितना हो गया 2 गुना 5 गुना 7। इसको लिख देंगे 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। इस तरह से नहीं बना सकते, ये तुम्हारा आंसर हो गया ये। एक नंबर सवाल बन गया। और दूसरा नंबर सवाल है 156 है, इसको उतारना है, इसको फटाफट उतारो जो नहीं बनाया, ठीक है। इसको देखो उसी तरह दूसरा 156 का, ठीक है। दूसरा संख्या क्या 156 है, कितना है 156 का गुणनखंड करेंगे, कितना से आएगा 2 से 2 सते 14 2 अटे 16, फिर 2 से 2 2 तिया 6 2 9 18, फिर 3 से 3 का 3 3 तिया 9, और होगा नहीं होगा। 156 बराबर लिखो 2 गुना 3 गुना 13। इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13, ये आंसर हो गया। चलो फटाफट करते चलो, ठीक है। इसमें जो नहीं बनाया देखो रे ध्यान से रे, जो नहीं बना रहे उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें 156 प्लस सब बना लिया। दूसरा संख्या कितना है देखो फटाफट बना देते हैं हम तो। ये सब खाली उतारने के चक्कर में रहता है, समझे। दूसरा संख्या कितना है 38 25, ठीक है। कितना है 38 25। तुमने किससे किससे भाग लगाया बता सकते हो, फटाफट बताओ। 5 से लगाया होगा इसमें, 3 से कि 5, 3 से कितने बार आया 12 75। उसके बाद 3 से कितना आया 425, फिर है उसके बाद 5 से कितना आया 85, फिर 5 से 17 है ना। तो इसको लिख देंगे 38 25, ठीक है ना। बराबर 3 गया 2 बार आया गया तुम्हारा, गुना हो गया 5 2 बार, गुना हो गया 17, ठीक है। तो ये कितना नंबर सवाल था तुम्हारा, ये 3 नंबर, 3 नंबर सवाल था। 4 नंबर सवाल देखो, 4 नंबर में कितना है तुम्हारा 5005 है। कितना है 5005। इसमें कितने से लिया होगा तुमने 5 से, तो कितना आया 1001 आया। कितने बार लिया फिर 5 से 7 से कितने आया यहाँ 143 आया। उसके बाद 11 से 13, ठीक है। इसको कितना हो गया ये 5005 का हो गया तुम्हारा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आंसर हो गया। अरे फटाफट करोगे, ठीक है ना। एक सवाल और बनाई देते, ठीक है इसमें। और ये उतार लिया होगा इधर वाला। दूसरा सवाल है तुम्हारा 74 29, यही ना 74 29, ठीक है। 74 29 है, और इसमें कितना से लगाया 17 से लगाया होगा ना। तो 17 से कितना आया भागफल, कितना आया 637, 437। उसके बाद कितना से लगाया 23 से 19 से कितना आया भागफल 23, ठीक है। इसको लिख दो 74 29 का आ गया तुम्हारा 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है ना। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। फटाफट उतारो इसको, तब 2 नंबर सवाल बता देंगे अभी, ठीक है। इसमें देखो इसमें संख्या में क्या है कि ये 23,750 में 5 का अधिकतम घात कितना है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड। 23,750 का अभाज्य गुणनखंड करो पहले। तो पहले कितने बार से इसमें कितने किससे भाग लगेगा, इसमें 2 से लग जाएगा। तो 2 का 2 2 का 2, और फिर होगा इसमें 2 8 16, और 2 7 14 2 5 10। फिर किससे भाग लगेगा कोई बता सकते हो किससे लगेगा 3 से लगेगा। अगर 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 3 तिया 9, और 3 से 18, और 3 दूना 6, 3 से लग जाएगा, ठीक है ना। 3 से देख सकते हो भाग देकर लग जाएगा। 3 11 हो गया, 8 हो गया 750, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। 2 हो गया 3 तिया 9, 2 हो गया तुम्हारा, और 8 हो गया 3 3 नमा 27, 1 हो गया 7, 3 5 15। नहीं लगेगा 3 से, ठीक है। 3 से नहीं लगेगा, ठीक है।
तो 5 से तो लगेगा आएगा, ठीक है। इसमें 5 से तो इसमें तो 5 दूना 10 हो गया, 5 तिया 15, 15 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 25, ठीक है ना। फिर 5 से लगेगा 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 और 5 25। फिर 5 से लगेगा 5 9 45 और 5 25। फिर लगेगा 5 से 5 का 5, 5 9 45। अब तो नहीं जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। इसमें गुणनखंड हो गया तुम्हारा 2750 बराबर हो गया 2 गुना 5 गुना 5 पर कितना, क्या तो 5 आया है, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 लिख देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 19 हो गया, ठीक है। इसमें 5 का अधिकतम घात कितना है, 4। यही कह रहा है 5 का अधिकतम घात कितना है, 4। लिख दोगे नीचे 5 का अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात कितना है, बराबर 4 हो गया, ये आंसर, ठीक है। ये जो घात है ना 5, देखो सबसे अधिक बार कितना है, मतलब 5 जो है ना 4 बार आया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 5 का अधिकतम घात कितना है, तो 5 अगर 4 बार आया तो उसका घात जो है ना 4 हो गया, ठीक है। तो 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, इसको पहले 1440 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 0 हो गया। फिर 2 से लगेगा 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 0, 2 से 2 का 2, 2 अठे 16, 0 हो गया। फिर 2 से 90 हो गया। फिर 2 से 45 हो गया। फिर हो गया 3 से 15 45, फिर 3 5 15। इसमें देखो क्या हो गया, 1440 का कितना हो गया, 2 पर 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया। 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। और गुना हो गया 3, 3 पर पावर कितना हो गया, 2 और गुना 5 हो गया, ठीक है। तो 2 का अधिकतम घात कितना हो गया, 2 का अधिकतम घात कितना हो गया, 5 हुआ। कितना होगा,